हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग सभी को। आज है 2 फरवरी। तो आज के जो भी चर्चित करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे पूरे डिटेल से। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाए। और ये टेलीग्राम चैनल पर ऐसा ही एक लोगो लगा है, तो आप लोग को अगर सर्च करने में कठिनाई हो तो आप इस ये लोगो देखकर वहां ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का थॉट है, ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर यू। देखिए, किसी के भरोसे मत रहिए। पहली बात तो जीवन में कभी भी किसी के भरोसे मत रहिए, किसी से थोड़ी सी भी उम्मीद मत रखिए, क्योंकि कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। आप अपने लिए काम करिए, अपने लिए मेहनत करिए। ये मत सोचिए कि किसी और के भरोसे बैठे रहेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अपने मम्मी पापा पर भी आश्रित मत ही रहिए, कम ही रहिए, क्योंकि जीवन में अगर आप सक्सेस होंगे तभी आप सबके लिए प्यारे होंगे। अगर सक्सेस नहीं हुए तो आप भी किसी आपकी कोई वैल्यू भी नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में बौद्ध डायमंड ट्रायंगल को शामिल किया गया है। यह कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और डायमंड ट्रायंगल में तीन जगहों को मिला के ये डायमंड ट्रायंगल बनता है। जो बौद्ध रिलेटेड जगह है उनसे ये जुड़ी हुई जगह है, जिसको आपस में जोड़ा गया है ताकि टूरिस्ट अगर आए तो इन तीनों जगहों को एक साथ घूम सके। और ये है कहाँ पर? तो ये उड़ीसा के जाजपुर जाजपुर को कटक से कनेक्ट करता है। कटक, यही दोनों जगह पर ये तीन जगह कौन कौन से हैं? तो रत्नागिरी, ललितगिरी ललितगिरी और उदयगिरी। ये तीनों जगह हैं, मिला के ही डायमंड ट्रायंगल बनाते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में पूरे डिटेल से देखते हैं। तो बौद्ध डायमंड ट्रायंगल के बारे में देखें तो रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी उड़ीसा में ही स्थित है, और ये जाजपुर और कटक के बीच को जोड़ता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह ऐतिहासिक स्थल 22 दिसंबर 2025 को एक सीरियल नामांकन के रूप में सूची के रूप में जोड़ा गया था, जो लगभग 1500 वर्षों पुरान जो बौद्ध साहित्य से जुड़ा हुआ है, बौद्ध जगहों से जो जुड़ा हुआ है, बौद्ध इतिहास से जो जुड़ा हुआ है, उसको दर्शाता है। रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी यह तीनों स्थल उड़ीसा के जाजपुर और कटक जिलों में स्थित हैं, जो ब्राह्मणी और विरूपा नदी के पास स्थित है। और इसके पास में जो नदी है ब्राह्मणी और विरूपा, ये इसके पास में ही बहती है नदी। यहाँ बौद्ध धर्म के जो थेरयान, महायान और ब्रजयान जो है, उनके यह साक्षी जगह है। यानी कि ये तीनों जो संप्रदाय चली थी, यानी कि जो बौद्ध धर्म है तीन धर्मों में बट गया था, थेरयान, महायान, वर्जयान। इन सबको ये साक्षी, यानी कि इसके साक्ष्य के तौर पे, यानी कि हम कैसे कहें कि ये तीनों संप्रदाय चले थे, तो इसको देख के पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ था। बौद्ध धर्म में लोग तीन संप्रदाय में बट गए थे। ललितगिरी को प्रारंभिक केंद्र माना जाता है, यानी कि अगर शुरुआत यात्रा की जाए तो यहीं से शुरू किया जाता है, ललितगिरी से। जबकि रत्नागिरी और उदयगिरी मठ और स्तूपों के बड़े बड़े अवशेष यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अस्थायी सूची में शामिल होना एक वैश्विक मान्यता है मान्यता है कि यह स्थल विश्व धरोहर दर्जा पाने के लिए योग्य है। और अभी जो अस्थायी सूची, यानी कि इनटेंजिबल लिस्ट इसको कहा जाता है, इसमें 69 साइट भारत से शामिल हो गए हैं। 69। अभी इसको दर्जा नहीं दिया गया है, सिर्फ अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। भविष्य में कभी इसको दर्जा भी दिया जाएगा। इसमें एक और जगह को जोड़ने की बात कही गई है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि किस राज्य के जीवित जड़ पुलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर
दर्ज धरोहर का दर्जा हेतु नामांकित किया गया है। तो देखिए, ये मेघालय राज्य में जो लिविंग ब्रिज रूट है, यानी कि जो पेड़ों से बने हुए रूट होते हैं, बुने हुए जो रूट होते हैं, उसके बारे में। कभी आपने बरगद का पेड़ देखा है, जो जिसकी जो जड़ें होती हैं, जिसकी जो शाखाएं होती है, वो जुड़ के आपस में एक जगह से दूसरी जगह भी जुड़ जाती हैं। तो उसी को, ये मेघालय में स्थित है, उसी को अभी यूनेस्को के विश्व धरोहर में दर्जा देने हेतु नामांकित किया गया है। इसको बहुत पहले भी नामांकित किया गया था, अभी ये अस्थायी लिस्ट में नामांकित इसको अभी किया गया है। और मेघालय के खासी खासी और जयंतिया जयंतिया समुदाय हैं, जो ट्राइब है यहाँ पर, समुदाय हैं, उनके द्वारा यहाँ पर रबर अंजीर के पेड़ों की जड़ों से बुने गए ये प्राकृतिक चमत्कार सतत जैव इंजीनियर का उत्कृष्ट, यानी कि ये प्रकृति और मानव के बीच में एक बहुत ही अनोखा रिश्ता दिखाने के लिए इसको अभी इसमें सूचित किया गया है, यानी कि लिस्ट किया गया है इसको। और रबर और अंजीर के जो पेड़ हैं, इसी से बुने हुए ये ब्रिज बनाए गए हैं। तो इसी को अभी यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया है। यूनेस्को का अभी मैंने एक न्यूज आपको पढ़ाया, इसीलिए मैंने यहीं पर ये रख दिया ताकि आप लोग दोनों को याद रख सके। इसको अभी नामित किया गया है और ये 2026-27 का जो चक्र है उसमें इसको नामित किया गया है। आइए हम लोग यूनेस्को के बारे में भी देख लेते हैं। तो यूनेस्को इसका पूरा नाम, यानी कि फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, इसका फुल फॉर्म। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। ये काम करना कब से शुरू किया था? तो 1946 से, और भारत भी इसमें 1946 से शामिल है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? शिक्षा, संस्कृति, प्रकृति को जो सुरक्षा संरक्षण दिया जाता है उस पे काम करना, सामाजिक विज्ञान और संचार के माध्यम में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना इसका कार्य है। विश्व धरोहर केंद्र या दुनिया भर के महत्वपूर्ण स्थलों की सूची वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में ये संरक्षित करता है, ताकि इनको कंजर्व किया जा सके, संरक्षण दिया जा सके, ताकि जो हमारे धरोहर है, जो हमारे पूर्वजों के धरोहर हमारे पास है, उसको हम संरक्षित करें और भविष्य के आने वाले लोगों के लिए भी हम उसको कंजर्व करके रखें, ताकि वो भी जान सके कि हमारा इतिहास कैसा रहा है। इनका संरक्षण करने में मदद करता है। 193 देश प्लस 11 सहयोगी सदस्य देश हैं इसमें। भारत में यूनेस्को की साइट की बात करें तो 44 साइट है अपने भारत में अभी वर्तमान तक। 69 अभी मैंने बताया कि 1969 जो अभी साइट है अस्थायी सूची में हमारे देश से शामिल है, और जिसको दर्जा दे दिया गया है वो 44 साइट है अपने भारत में। और इसमें 44 साइटों में अगर देखें तो 36 इसमें सांस्कृतिक है, 7 इसमें प्राकृतिक है और एक मिक्स है। मिक्स जो है कंचनजंगा, ये कंचनजंगा कहाँ है? तो ये सिक्किम में स्थित है और ये एकमात्र ऐसा है जो मिक्स कैटेगरी में शामिल है, तो ये कंचनजंगा। नवीनतम साइट जो अभी शामिल हुआ है 2025 में, तो वो है मराठा का सैन्य परिदेश। 12 किले इसके हैं, 12 किले उसको शामिल किया गया है, जिसमें से 11 किले महाराष्ट्र में स्थित है और एक किला तमिलनाडु में स्थित है। तो और ये मराठों से जुड़ा हुआ किला है, तो इसको अभी शामिल किया गया था 2025 में। 2024 में देखें तो असम का मोइडम को भी इसमें शामिल किया गया था 2024 में। नवीनतम में बात करें तो भारत यूनेस्को धरोहर की संख्या में दुनिया के 6ठे स्थान पे आता है, यानी कि विश्व में जितने भी देशों के पास विश्व धरोहर स्थल जो यूनेस्को में शामिल है उसमें 6 नंबर पे भारत आता है, यानी कि 6ठे नंबर का सबसे ज्यादा साइट भारत में है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है? देखिए, ये महाराष्ट्र को दिया गया है। और क्यों दिया गया है? तो इस राज्य ने कौन सी झांकी प्रदर्शित की थी, यानी कि इनकी झांकी का थीम क्या था? तो इसका जो इन्होंने प्रदर्शित किया वो था गणेश उत्सव को प्रदर्शित किया था अपनी झांकी में, और इसको पहला स्थान दिया गया है। राज्यों में अगर देखा जाए तो पहला स्थान इनको दिया गया है। राज्यों में ही देखा जाए तो जम्मू कश्मीर को जो दूसरे स्थान पर है, वो जम्मू एंड कश्मीर को इसकी झांकी को दूसरे स्थान हासिल हुआ। और अगर मंत्रालय में देखा जाए, मंत्रालय में तो कौन सा मंत्रालय पहले नंबर पे रहा है? तो मंत्रालय में पहले नंबर पर रहा है संस्कृति मंत्रालय। इसको पहला स्थान यानी कि इसको पहला प्राइज दिया गया है। और अगर बेस्ट परेड यानी कि मार्चिंग में देखें तो मार्चिंग में किसको दिया गया है? तो वो इंडियन नेवी को और दिल्ली पुलिस को ये दिया गया है। बेस्ट परेड करने के लिए दिल्ली पुलिस को ये दिया गया है। तो ये पहले नंबर पे है मार्चिंग में। मंत्रालय में संस्कृति मंत्रालय को पहला स्थान, और राज्यों में देखा जाए तो महाराष्ट्र को पहला स्थान दिया गया है। इस बार का जो गणतंत्र दिवस था वो कौन सा एडिशन था? तो 77th एडिशन इस बार का 2026 में मनाया गया। और इसमें दो लोग जो गेस्ट बन के आए थे, दो लोग जो गेस्ट थे वो थे यूरोपियन यूनियन में जो कमीशन और काउंसिल के जो हेड है वो आए थे। तो कमीशन के हेड कौन है? तो उर्सुला वॉन ये कमीशन की हेड है, वो आई थी अतिथि के तौर पे। और काउंसिल के जो हेड है एंटोनियो कोस्टा, ये दोनों हमारे देश में अतिथि के रूप में यहाँ आए थे। और यहाँ 2026 में कितने राज्यों की झांकी प्रदर्शित की गई? तो 30 राज्यों प्लस यूटी यूनियन टेरिटरी, इन मतलब कि 30 में राज्य भी है और यूटी भी है, दोनों ने मिलके अपनी झांकियों का प्रदर्शन भी किया। और इसी कैटेगरी में अगर देखें तो जनता की पसंदीदा राज्य कौन सी थी, यानी कि जो झांकियां देखने जनता आई थी उनके द्वारा वोटिंग करवाया गया। कहाँ पर? तो mygov.in पर जब वोटिंग कराया गया तो उसमें जो जनता की पसंद वोटिंग कराया गया था, तो जनता की जो पसंद थी वो गुजरात पहले स्थान पर था। इसमें स्वदेशी थीम पर इनकी झांकियों को दिखाया गया था। और दूसरे नंबर पे जनता ने किसको पसंद किया था? तो उत्तर प्रदेश को पसंद किया, जिन्होंने बुंदेलखंड को दिखाया था। और तीसरे नंबर पे राजस्थान जिन्होंने आर्ट को दिखाया था। राजस्थान ने क्या दिखाया अपने झांकी में? तो अपने झांकी में उन्होंने दिखाया था उस्ता आर्ट, इसको दिखाया था राजस्थान ने। और ये जो आर्ट है ये ईरान की कला है, लेकिन मुगलों के द्वारा यहाँ भी ये शुरू किया गया था। और ये था कहाँ का? तो ये बीकानेर का ये आर्ट है। क्वेश्चन ज्यादातर जो ऐसे शब्द होते हैं जो यूनिक होते हैं उसी पर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है ताकि लोग फंस जाए। लेकिन मैंने आपको इतने डिटेल्स में बताया है ताकि आप लोग कहीं भी ना फंसो। तो इसीलिए आप लोग भी नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामचटका प्रायद्वीप में स्थित सीबू लूच ज्वालामुखी जो हाल ही में फटा है किस देश में स्थित है? तो देखिए ये रूस में स्थित है। और ये जो ज्वालामुखी है ये रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है? तो ये प्रशांत
प्रशांत महासागर में जो जगह है वहां पे, यहाँ पर बहुत सारे मेजर प्लेट और माइनर प्लेट जो है आपस में टकराती रहती हैं, इसीलिए यहाँ पर भूकंप बहुत आता है। इस एरिया में जितने भी देश है जैसे जापान, साउथ कोरिया, चाइना, नेपाल, भूटान, ये सब बहुत इसमें ना भूकंप के ना बहुत खतरे रहते हैं। तो इस एरिया में जितने भी देश है आसपास के, उन सबको भूकंप के खतरे बहुत रहते हैं। तो उसी को हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जिसमें सुनामी, भूकंप, ऐसे जो प्राकृतिक आपदा है वो काफी आता है। और अभी ये फट गया है तो ये इसमें से लावा और धुआं निकल रहा है। धुआं जो है 10 किलोमीटर ऊपर तक दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका जो फोर्स है, यानी कि ये फटने के बाद 10 किलोमीटर तक इसके धुएं को देखा जा सकता है, 10 किलोमीटर तक। और ये जो है ये कुरील आइलैंड के पास है। और ये कुरील आइलैंड जो है ये जापान और रूस के साथ विवादित है। और ये जो सिवुलिच ज्वालामुखी है, इसको यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। कब किया गया? 1996 में इसको शामिल किया गया है। और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी का अर्थ होता है कि ये हमेशा फटते रहता है। एक हमारे देश में भी है बैरन आइलैंड, जो सक्रिय नहीं है लेकिन वो बीच बीच में फटता रहता है, यानी कि वो डोरमेंट है, यानी कि वो कभी कभी फटता है, हमेशा नहीं फटता है। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये किस टाइप का है? तो ये सील्ड वॉल्केनो, यानी कि ज्वालामुखी है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने किस सागर की ओर अपना बैलिस्टिक मिसाइल दागा है? तो देखिए अभी जापान सागर में दागा गया है। और किसने बताया है? तो टोक्यो के द्वारा इसको बताया गया है कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया कुछ ऐसा कर रहा है। नॉर्थ कोरिया में न टीवी है, न रेडियो है, न कोई न्यूज समाचार, कुछ भी नहीं, इंटरनेट कुछ भी नहीं, तो कुछ है ही नहीं, तो हमको कुछ पता ही नहीं है। बाकी वो जब टेस्ट करता है तो उसके आसपास के जो देश है उनके द्वारा ही ये खबर पता चलता है। और यहाँ के जो तानाशाह हैं, नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं, वो कौन है? किम जोंग उन। देखिए ये कोरियन भाषा में है तो कुछ गलती होगा तो माफ करिएगा मुझे। किम जोंग उन यहाँ के तानाशाह हैं। और ये अभी सी ऑफ जापान, यानी कि जापान सागर में ये सिशिमा को कनेक्ट करता है। ये है कहाँ पर? तो ये ईस्ट चाइना सी को सिशिमा से, ये जापान की जगह है, सिशिमा से ये कनेक्ट करता है। प्रशांत महासागर के पश्चिम में ये स्थित है। अगर प्रशांत महासागर ये है तो इसके पश्चिम में यहाँ पर जापान सागर है। जापान सागर इसके पश्चिम में स्थित है प्रशांत महासागर। और यहाँ पर जो पोर्ट है यहाँ पर कई देशों के यहाँ पर पोर्ट भी है, यानी कि बंदरगाह भी है। तो वो है व्लादिवोस्टोक। तो ये रूस का पोर्ट है यहाँ पर। और वॉनशेन, तो ये नॉर्थ कोरिया का पोर्ट है। मियाजुरु ये जापान का पोर्ट है। तो देखिए लोकेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग लोकेशन को भी याद रखिएगा। और अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में बताऊं तो इस तरह से इनका मैप है, तो ये
ऊपर की साइड पे ये नॉर्थ कोरिया है और यहाँ पर साउथ कोरिया और इनके बीच में जो ये लाइन है ये 30 डिग्री पैरेलल ये इनके बीच में लाइन है। तो एग्जाम्स में तो ये काफी बार पूछा गया है कि 38 डिग्री पैरेलल किन दो देशों के बीच में है, तो ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है और इधर जापान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है? तो ये पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा इसको अभी लॉन्च किया गया है ताकि जो कचरा है उसका अच्छे से प्रबंधन किया जा सके। और ये अभी 2016 का जो रूल था उसी में बदलाव करके इसको काम में लाया जाएगा। 2016 का जो रूल है उसी को बदल के अभी ये नया लाया गया है। 2026 में क्या रूल लाया गया है? तो 2026 में कचरे के 4 प्रकार को बताया गया है, 4 तरीके को बताया गया। तो अभी 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि एक है गीला, दूसरा सूखा और एक स्वच्छता से संबंधी और विशेष देखभाल से संबंधित कचरे को अलग अलग करके देना होगा, यानी कि कचरे के डब्बे में डालना होगा। और नियम पालन अगर नहीं किया जाता तो सजा का भी प्रावधान किया गया है, यानी कि सजा का प्रावधान किया गया है। और ये सजा का प्रावधान कौन करेगा? तो सीबी जो है ये भुगतान सिद्धांत के आधार पर पर्यावरण क्षति पहुंचाने के लिए आपको कुछ भुगतान भी करना होगा, यानी कि कुछ पैसे देने होंगे। और इसमें एआई से नजर भी रखा जाएगा। ऐसे नहीं कि डब्बा रख के चले जाएंगे आप लोग, कचरा कहीं भी फेंक दे, तो ऐसा नहीं है। इसमें एआई से नजर रखा जाएगा। आपको 4 डब्बे ऐसे रखे रहेंगे और जो 4 डब्बे हैं उनमें आपको अलग अलग, यानी कि गीला, सूखा, स्वास्थ्य संबंधी जो है, और उन सबको अलग अलग करके कचरे को डालना होगा। और जहां जहां पर कचरे इकट्ठे हो गए हैं, जहां पे कचरा इकट्ठा हो गया है, तो वहां पर आपने कभी देखा है कि शहरों में जाते हैं तो कोई कोई जगह पर बहुत सारा कचरा इकट्ठा होता है, तो उस कचरे को हर दिन के हिसाब से 100 केजी पर डे के अनुसार इसको प्रबंधन किया जा सकेगा, यानी कि इसको खत्म किया जाएगा और इस पे एआई के द्वारा नजर रखा जाएगा। और ये कब से प्रभावी होगा? तो 1 अप्रैल 2026 से ये प्रभावी हो जाएगा। चलिए आगे चले। भारतीय समाचार पत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 29 जनवरी को मनाया जाता है। और ये मनाया क्यों जाता है? तो अपने देश में जो पहला अखबार आया था उसी को याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो पहला अखबार था कौन सा? तो वो था बंगाल गजट। ये हमारा पहला अखबार था और ये था कौन सी भाषा में? तो ये अंग्रेजी भाषा का अखबार है। और ये पहली बार हमारे भारत में यही अखबार आया था। कहाँ से? कलकत्ता में इसको चलाया गया था। कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल। और इसको किस अधिकारी के द्वारा, यानी कि उस समय तो अधिकारी अंग्रेज के ही होंगे, तो उस टाइम पे जो अधिकारी थे वो थे जेम्स हिक्की के द्वारा 1780 में ब्रिटिश का शासनकाल था। उस टाइम ये पहला अखबार चला था और ये साप्ताहिक था, यानी कि हफ्ते में एक दिन ये आता था। और अगर हम लोग हिंदी अखबार की बात करें, हमारे देश का भारत का पहला हिंदी अखबार की बात करें, हिंदी अखबार की बात करें तो वो था उदंत
उदंत उदंत मार्तंड। ये हमारे देश का पहला हिंदी अखबार था। और इसको कब जारी किया गया था? तो 30 मई 1826 को इसको जारी किया गया था। और इसको किसने चलाया था? तो ये उस टाइम के पंडित जुगल किशोर शुक्ल जो थे, पंडित जुगल किशोर शुक्ल जो थे, उनके द्वारा ये लाया गया था। और ये भी साप्ताहिक था, साप्ताहिक। और ये भी कलकत्ता से ही लॉन्च किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे अभी जनवरी 2026 में नक्सली फ्री घोषित किया गया है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। और इसे अभी नक्सल फ्री यानी कि माओवादी फ्री घोषित कर दिया गया है। अभी कुछ समय पहले बिहार को भी माओवादी यानी कि नक्सल फ्री घोषित किया गया था। और अभी ये उड़ीसा का एक जिला है, वहां पर यानी कि ये जो वन्यजीव अभयारण्य है, इसमें बहुत सारे नक्सलवादी रहते थे, उसको अभी एकदम फ्री कर दिया गया है। और ये था कहाँ पे? तो नुआपाड़ा जिला जो उड़ीसा में है, वहीं पर ये जगह है, वहीं पर इसको अभी नक्सल फ्री घोषित कर दिया गया है। और यहाँ पर जो सूनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य, यहाँ पर कुछ समय पहले जो लेपर्ड है, इसकी संख्या भी बढ़ी थी। लेपर्ड जो प्रजाति है, उसकी संख्या बढ़ी थी। इसके लिए भी ये खबरों में अभी है, यानी कि 70+ से भी ज्यादा यहाँ पर लेपर्ड की संख्या है। यहाँ पर किस तरह का फॉरेस्ट है? तो यहाँ पर ड्राई डुअस फॉरेस्ट है। और यहाँ पर पास में ही जोंक नदी है, यहाँ पर प्रजाति कौन सी पाई जाती है? तो प्रजाति है बारहसिंगा। और इसका बॉर्डर, ये जो वन्यजीव अभयारण्य है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर उड़ीसा है, तो इसी के बगल में छत्तीसगढ़ भी है। तो छत्तीसगढ़ के साथ इसका बॉर्डर लगता है, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर लगता है उड़ीसा के साथ। इसी जो सूनापाड़ा वेड़ा जो वन्यजीव अभयारण्य है, के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पर इसका बॉर्डर लगता है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के तिरुवनंतपुरम से पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये अभी नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्वनिधि जो योजना है, ये क्यों लाया गया था? तो ये जो स्ट्रीट वेंडर हैं, स्ट्रीट वेंडर उनके लिए ये लाया गया था, उनके आत्मनिर्भर बनने के लिए। और ये लाया कब गया था? कोरोना के समय, यानी कि 2020 में कोरोना के समय जो लोगों का काम छूट गया था, उसके लिए लोन देकर लोगों का जो अपना बिजनेस है, स्ट्रीट वेंडर क्या है? जो रास्ते पे यानी कि बाजार में आप देखते हैं ना, जो गोलगप्पे, बर्गर, चाउमीन, ये सब जो रेहड़ी लगाते हैं, उसके बारे में बात हो रहा है। तो उनको लोन प्रदान किया जाता है, इसमें लोन प्रदान किया जाता है। तो पहले इसमें 10,000 जो लोन दिया जाता था, फिर 15,000 किया गया, और अब जो है, अब वो 20,000 तक लोन दिया जाएगा। और 20,000 आप जब चुका देंगे, फिर आपको 50,000 दिया जाएगा। फिर अगर आप 50,000 चुका देंगे, तो फिर और भी आपको इसमें लोन दिया जाएगा, यानी कि बिना गारंटी के आपको इसमें लोन दिया जाएगा, ताकि आप अपने बिजनेस को आत्मनिर्भर बन सके, बिजनेस को बढ़ा सके। आत्मनिर्भर बनने के लिए ये योजना लाया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। 2020 में ये लॉन्च किया गया था कोरोना के समय पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा चाय बागान की खेती को बढ़ावा देने के लिए एती कोली दूती पाठ योजना का लॉन्च किया गया है? तो ये असम राज्य में लॉन्च किया गया है, ताकि जो
चाय की जो खेती करते हैं, चाय की खेती करने वाले जो किसान हैं उनको सहायता दिया जा सके, कुछ किसानों को वित्तीय सहायता दिया जा सके। कितना दिया जा सके? तो 5,000 रुपए ये दिए जाएंगे प्रति किसान को, और ये 5 लाख से भी ज्यादा जो किसान हैं जो चाय की खेती करते हैं उनको कवर करेगा। और ये असम सरकार के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री एतिकोली दूती पात योजना। जो चाय बागान में जो काम करते हैं, जो श्रमिक, उनको वित्तीय सहायता दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो ये अनुच्छेद 21 के तहत ये किया गया है। तो ये अनुच्छेद 21 के तहत कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये जो मासिक धर्म जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, इसमें स्वास्थ्य, जीवन और गरिमा के अधिकार का ये हिस्सा है। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन तक पहुंच को संविधान के अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 क्या है? तो ये जीवन जीने का अधिकार देता है। जीवन जीने का अधिकार देता है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो मासिक धर्म है, इसके कारण सुविधाओं की कमी के कारण लड़कियों की शिक्षा पर भी इसका असर होता है। शिक्षा पर असर होता है। इसीलिए इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया गया है कि जो जीवन जीने का अधिकार है, तो ये महिलाओं को भी जो मासिक धर्म की जो समस्या है उसको इसमें अनुच्छेद 21 के तहत रख दिया गया है। और ये क्यों किया जा रहा है? ताकि जो मासिक धर्म है उसमें स्वच्छता प्रबंधन, सैनिटरी उत्पाद तक पहुंच को सुनिश्चित करना और सुरक्षित निपटान और उचित स्वच्छता सुविधा को भी इसमें शामिल किया जा सके, ताकि स्कूली शिक्षा जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके। लड़कियों की जो स्कूली शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया जा सके। और ये एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, इसके गोल नंबर 3 में स्वास्थ्य को दिया गया है। और इसमें एसडीजी 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, इसमें गोल नंबर 4 जो है वो शिक्षा को फोकस करता है। तो इन्हीं दोनों गोल्स को फोकस करने के लिए, और इसी में एसडीजी गोल नंबर 5 जो लैंगिक समानता को फोकस करता है। तो ये तीनों जो एसडीजी गोल हैं उनको ये फोकस करता है। एसडीजी गोल के बारे में बात करें, एसडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें, तो इसमें कुल 17 गोल हैं। ये कब से कब तक चलने वाला है? तो ये 2015 में आया था और 2030 तक इन 17 गोलों को पूरा करना इसका टारगेट है। इसमें जो लक्ष्य है वो 169 लक्ष्य है इसके। जैसे कि इसमें गरीबी की समाप्ति, भुखमरी से मुक्ति, स्वास्थ्य कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल, सस्ती स्वच्छ ऊर्जा, उत्कृष्ट कार्य, उद्योग, नवाचार, असमानता की कमी करना, टिकाऊ शहर, जिम्मेदार उपभोग, जलवायु कार्रवाई, जल जीवन, इन सबको ये फोकस करता है। और इसको 2030 तक इन 17 गोलों को पूरा करना है, इसी का टारगेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मौलिक अधिकार के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3
3 में इसके बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार की बात करता है। देखिए, मौलिक अधिकार पहले जब मूल संविधान यानी कि जो पहले संविधान बना था शुरू में, जिसको हम लोगों ने लागू किया, उसमें 7 अधिकार थे। तो एक जो अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। तो अब उसको हटा के 300 ए में कर दिया गया है और वो एक कानूनी अधिकार बन गया है। कानूनी अधिकार बना दिया गया है उसको। तो वो अब हट गया है और अब सिर्फ 6 मौलिक अधिकार ही रह गए हैं। तो 6 मौलिक अधिकार में पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। और इसमें कहा गया है कानून के समक्ष सभी समान हैं। अगर धर्म हो, किसी का मूल, कोई भी जाति हो, किसी भी लिंग, कोई भी जन्म के स्थान पर भेदभाव उनके साथ नहीं किया जा सकता। दूसरा इसका मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका अनुच्छेद 19 से 22 तक कहा गया है कि आपका जो बोलने का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार है, जो मीडिया है, समाचार पत्र है, वो सब इसी मौलिक अधिकार में आते हैं। यानी कि 19 में ही इसमें कहा गया है कि आपकी अभिव्यक्ति का आपको अधिकार है। और शांतिपूर्ण सभा बनाने का, जो प्रदर्शन की जाती है, उसका जो अधिकार है वो भी इसी में शामिल है। और आप कहीं भी घूम सकते हैं, भारत के किसी भी राज्य में आप जा सकते हैं और घूम सकते हैं, अपना घर बसा सकते हैं, वहां रह सकते हैं। तो ये सारे अधिकार 19 से 22 के अनुच्छेद में बताया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये 23 से 24 में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि मानव तस्करी, बेगार जो है यानी कि जबरन जो काम करवाया जाता है, मजदूरी करवाया जाता है, और सबसे खास जो बच्चों के साथ रोजगार पर प्रतिबंध है। यानी कि जो अनुच्छेद 23 है वो कहता है कि जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको किसी भी ऐसी जगह पर काम नहीं दिया जाएगा, जैसे कि पटाखे की कोई फैक्ट्री है या कोई ऐसी जगह है जहां पर उनको नुकसान हो सकता है, तो वहां पर बच्चों को प्रतिबंधित किया गया है ताकि वहां बच्चे काम न कर सके। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक ये कहता है कि धर्म को मानने का आजादी है। यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। जैसा कि भारत में भी संविधान में ही लिखा हुआ है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि भारत का कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर काफी सारे धर्म है, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और भी कई सारे धर्म है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि धर्म को मानने की आपके पास आजादी है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं या किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, तो ये अनुच्छेद 29 से 30 तक आता है, जो अल्पसंख्यकों को कहता है कि अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है कि वो संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी लिपि को संरक्षित कर सकते हैं। और अगर वो अपने संस्कृति से जुड़े हुए कोई शैक्षणिक संस्थान ओपन करना चाहते हैं तो वो भी आप वो कर सकते हैं, और सरकार या कोई भी राज्य सरकार या स्थानीय सरकार इसके लिए रोक नहीं लगा सकती और वो शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। लास्ट देखें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, अनुच्छेद 32 जो है, इसको भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है। क्योंकि इसको क्यों कहा गया? क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति का, जो निम्न से निम्न व्यक्ति भी है, यानी कि जो आर्थिक, जातिगत तौर पे भी देखा जाए तो किसी भी निम्न से निम्न स्थिति में भी है, तो अगर उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो डायरेक्ट राज्य में हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट में जाके वहां पर इसका अपील कर सकते हैं। तो ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के अधिकार को रखते हैं। यानी कि भारत का कोई भी व्यक्ति जिसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है, इसका अभी 34वां एडिशन मनाया गया था। और इसका आयोजन हुआ कहाँ था? तो इसका आयोजन हुआ था दिल्ली में। दिल्ली के भारत मंडपम जो है, भारत मंडपम, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? जो इस वर्ष का आयोजन किया गया, इसका थीम क्या रखा गया? तो इसका थीम है स्वास्थ्य ही सशक्तिकरण।
इसमें थीम रखा गया स्वास्थ्य ही सशक्तिकरण, और इसमें पोषण अभियान के तहत महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए जोर दिया गया है। महिलाओं की स्वास्थ्य पर ध्यान देने पर जोर दिया गया है। और इसी में जो इसरो और जो डीआरडीओ में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनको भी सम्मानित किया गया। महिलाओं को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है, इनके लिए एक थीम के तहत तेरे मेरे सपने कार्यक्रम के लिए एक एआई मॉड्यूल भी तैयार किया गया है। पोषण अभियान की बात करें, पोषण अभियान तो ये कब आया था? तो ये आया था 2018 में, इसको लॉन्च किया गया था, ताकि जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिला जो है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके और उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सके। गर्भवती महिला और जो स्तनपान करवाने वाली महिला है, उनके स्वास्थ्य को अच्छे से सुधार लाया जा सके, इसलिए इसको लॉन्च किया गया था। नेशनल जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, उसके बारे में देखें तो राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। ये स्थापना 31 जनवरी 1992 अधिनियम 1990 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। यह महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, नीतिगत सलाह देने और उनके खिलाफ होने वाले जो अत्याचार हैं, उनके मामलों को सुलझाने के लिए इसको बनाया गया था। उद्देश्य इसका यही है कि ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है और महिलाओं को विकास और जो एक मुख्य धारा है उसमें इनको लाया जा सके, और इनके खिलाफ जो भेदभाव, हिंसा जो होता है, उसको भी कानूनी सहायता देना इसका कार्य है। वर्तमान इसमें अध्यक्ष कौन है, यानी कि इसकी जो हेड है वो वर्तमान में कौन है? तो वो है विजया किशोर राहटकर, जो अक्टूबर 2024 से इसमें इसकी अध्यक्ष बनी हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य के जंगल की आग पर काबू पाने के लिए इंडियन एयरफोर्स और भारतीय सेना ने मिलकर राहत बचाव कार्य के लिए ऑपरेशन लोहित घाटी किस राज्य में चलाया है? तो ये अरुणाचल में चलाया गया है। आइए इसके कुछ मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखें तो ये भारतीय वायुसेना का जो Mi-17V5 हेलीकॉप्टर है, ये जंगल की आग से लड़ने के लिए हेली बकेट यानी कि बम्बी जो बकेट होता है, उसके साथ तैनात किया गया है। इसको अरुणाचल प्रदेश में चलाया गया। अरुणाचल प्रदेश के जो अंजा जिला है, वहां पर कहो गांव के पास 1 सप्ताह पहले से आग लगा हुआ था, उस पर अभी काबू पा लिया गया है। भारतीय सेना और ने टोंग कोरला में मेचुका जो एक जगह है, वहीं पर ये आग लगी थी, उसी को नियंत्रित किया गया है। ऑपरेशन के बारे में अगर देखें तो आग वाले क्षेत्रों पर हवाई पानी गिरने के लिए हेली बकेट या बम्बी बकेट का इस्तेमाल किया गया। देखिए बम्बी बकेट क्या होता है, यह हेलीकॉप्टर के नीचे एक बाल्टी के जैसा लटका हुआ रहता है और इसी से पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि आग बुझ जाए। तो ये अभी किया गया है। कठिन पहाड़ी इलाका हवाई अग्निशमन को महत्वपूर्ण बनाता है। Mi-17V5 की बात करें हेलीकॉप्टर की, तो ये भारतीय वायु सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मध्यम लिफ्ट हेलीकॉप्टर है।
मध्यम लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। सैनिकों का परिवहन लॉजिस्टिक, ये इसका कार्य क्या है, तो ये क्या कार्य करता है, तो इसका कार्य है सैनिकों का जो परिवहन का सामान है, लॉजिस्टिक वाले सामान है, आपदा राहत के जो सामान है, अग्निशामक अग्निशामक सामक सामक जो सामान है उसको ये लाना ले जाने का इसका कार्य है। हेली बकेट क्या है, आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि हेली बकेट क्या है, बम्बी बकेट क्या है। तो हेलीकॉप्टर के नीचे ले जाने वाले मोड़ने योग्य बाल्टी, पानी की बाल्टी होती है। ये जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई अग्नि जो लग जाती है उसको ये बुझाने के कार्य में इस्तेमाल किया जाता है या यूज किया जाता है इसका। भारत में जंगल की जो आग लग जाती है तो ये कैसे उस पर निगरानी रखा जाता है, तो ये उपग्रह आधारित अलर्ट एफसीआई इसरो के सिस्टम का उपयोग करके निगरानी किया जाता है ताकि पता चल सके कि कहां पर आग लग गया है। तो ये अभी अरुणाचल प्रदेश में लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फरवरी 2026 में भारतीय तटरक्षक बल का कौन सा एडिशन स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये अभी 50वां 2026 में ये 50वां एडिशन इसका मनाया जाएगा। भारतीय तटरक्षक का अर्थ है इंडियन कोस्ट गार्ड की बात कर रहे हैं। आइए इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को ये अस्तित्व में आया था, यानी कि इसको अस्तित्व में यानी कि बनाने की बात चल रही थी और इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को किया गया औपचारिक रूप से। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो ये समुद्री सुरक्षा, खोज बचाव, पर्यावरण संरक्षण, तस्करी विरोधी, तस्करी जो होता है यानी कि अपने देश से किसी और देश में कोई जैसे कि अफीम हो गया, गांजा हो गया या कोई इलीगल तरीके से कोई सामान अपने देश से बाहर जा रहा है तो उसका रोकथाम करना, इन सब गतिविधियों को रोकना और उस पर नजर रखना इनका कार्य होता है। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, तो परमेश्वरन शिवमणि पी शिवमणि लिख लीजिए, पी शिवमणि इसके भी वर्तमान में महानिदेशक है। और ये किस मंत्रालय के तहत आता है, तो ये रक्षा मंत्रालय के अंदर काम करता है। इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो वयम रक्षाम इसका आदर्श वाक्य है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए आप लोग अपना नोट्स भी साथ साथ में बनाते रहिए, क्योंकि एग्जाम्स के टाइम पे 10 जगह भटकने से अच्छा है कि एक ही जगह पर आप इस क्लास को देख के नोट्स बनाते जाइए साथ साथ में, ताकि आप लोग को एग्जाम्स के टाइम पे 10 जगह भटकना न पड़े। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं और आप प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाय सभी को।